अनटिल एंड अनलेस आप रिजल्ट लेके आओ, उससे पहले तक सब आपको यही बोलेंगे कि यार इतने दिन से क्या कर रहा है बैठ के. There's a hack. You have to be a little sadist कि यार सबकी ये हालत है, you know? यार ये भी तो दुखी है. शक्ल देखो मुरझा सी गई है. कि आप टाइम रख लो ना कि इस टाइम पे मैं रैंट करूंगी. गलत बोलते हैं वो लोग जो ये बोलते हैं ये एग्जाम अकेले निकलेगा. सुबह हम पम्प्ड अप जाते थे कि कार पे टाइम आ सीज द डे, और शाम तक आते आते वी आर लाइक कि ये क्या हो गया. My hurdle was always prelims. हमारे पास अभी इतने ऑप्शंस हैं कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए. एक बैलेंस्ड अप्रोच रखना चाहिए. वी नीड टू फाइंड आवर स्ट्रेंथ कि उन 3 पार्ट में हम किस में ज़्यादा कंफर्टेबल है, क्योंकि अगर उसमें प्लस 2.5 मिल रहा है तो उसमें माइनस भी ज़्यादा हो रहा है. क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने बैठता हूँ तो वो सारी चीज़ें जहन के अंदर आ जाती हैं कि भाई अभी नहीं हुआ तो फिर फ्यूचर में करना क्या है. क्योंकि मेरा भी ये 5th अटेम्प्ट था. सेम बुक्स को देख के क्या लगता है यार पिछले साल भी पढ़ा था पर क्या ही रिजल्ट मिला. अभी मेरे हाथ में क्या है कि मैं सिर्फ मेहनत कर सकता हूँ. मैंने तो सारे रिलेटिव्स को ही ब्लॉक कर दिया था. नमस्कार, मेरा नाम गौरव है. मैं जोश टॉक्स यूपीएससी की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं. और आज हमारे साथ यूपीएससी सीएससी की टॉपर्स हैं और हम डिस्कशन करने वाले हैं कि प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी कैसे होती है और क्या तैयारी होती है उनके लिए जो पहली दफ़ा अपनी तैयारी शुरू करने जा रहे हैं और उनके लिए जो दूसरी या तीसरी दफ़ा अपना अटैम्प्ट देने जा रहे हैं. इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं यूपीएससी सीएससी की 2023 की 3 टॉपर्स और जिन्हें मैं 1 बाय 1 मंच पे बुलाना चाहूँगा. सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा ओशीन मंडल मैम को, जिनका ऑल इंडिया रैंक 399 है. एक बार जोरदार तालियां हो जाए मैम के लिए. उनके बाद मैं बुलाना चाहूँगा प्रख्या मैम को, जिनका ऑल इंडिया रैंक 584. एक बार जोरदार तालियां मैम के लिए. और अंत में बुलाना चाहूँगा अपराजिता आर्यन मैम को, जिनकी ऑल इंडिया रैंक 381 है. एक बार जोरदार तालियां. हेलो मैम, सबसे पहले मैं आप तीनों से पूछना चाहूँगी कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज की जर्नी आपकी कैसी रही. कब कहाँ रुकावट आई, कौन से अटैम्प्ट में आपने क्लियर किया, और जब पेपर क्लियर हो गया तो आप लोगों को कैसा फील हो रहा है. सो मेरा यूपीएससी प्रिपरेशन 21 में स्टार्ट हुआ. 2021 में सीरियसली 21 में स्टार्ट हुआ. बिफोर दैट मैंने 2 अटेम्प्ट्स दिए थे 2019 एंड 2020 में, बट उसमें मैंने प्रीलिम्स स्टेज नहीं क्लियर किया था. एंड देन आई डिसाइडेड टू चेंज माय ऑप्शनल एंड देन आई केम टू दिल्ली 2021 में. फिर मेरा इंजीनियरिंग ऑप्शनल था. उसके बाद फिर मैंने अपना ऑप्शनल पीएसआईआर किया. 21 में मैंने कोचिंग ली पीएसआईआर के लिए. 21 का अटैम्प्ट मैंने स्किप कर दिया था. 22 का अटैम्प्ट भी लाइक मेरे प्रीलिम्स 2 मार्क्स से रह गए थे. एंड देन 23 का अटैम्प्ट में आई गॉट इनटू प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू स्टेज. मेरी जो जर्नी है वो 2019 में शुरू हुई थी. मैंने अपना पहला अटेम्प्ट 2019 में दिया था. उसके बाद में पहले 3 अटेम्प्ट में मेरा प्री नहीं हुआ था. हर बार कभी 1.5 नंबर से, कभी 1 से भी कम से. एक बार उसके बाद दोनों में पहले जीएस नहीं हो पा रहा था. 21 में सीसेट नहीं हुआ, जीएस हो गया तो सीसेट नहीं हुआ. उसके बाद 22 में मैं इंटरव्यू स्टेज तक पहुंची थी पर फाइनल लिस्ट में नाम नहीं था. एंड फाइनली 2023 में बीन सेलेक्टेड. तो उसके बाद रिजल्ट के बाद मतलब एक ही फीलिंग है, सिर्फ रिलीफ की. नथिंग एल्स. So first of all, my name is Aprajita Aryan and I come from the state of Jammu and Kashmir. I'm already working in Jammu Kashmir administration. So मेरा journey was a bit, I started off also in 2019. So this was my first mains and first interview. So इतना ज़्यादा, and state services में भी एक ही mains और एक interview दिया है. तो my hurdle was always prelims. And it was not because of the GS, it was more because of the CSAT. Because तो एक लाइफ में चीज़, एक लर्निंग है ये, तो नहीं करनी चाहिए. लाइफ में केयर फ्री नहीं होना चाहिए. बिकॉज मेरे को लगता था CSAT क्वालिफाई है तो ये तो हो ही जाएगा, बट ऐसे होता नहीं है. मतलब वही चीज़ जो हमें लगता है हो जाएगी नहीं होती है. सिमिलरली मेंस की बारी थी, मुझे डर लग गया मेरी हिंदी फेल हो जाएगी. बिकॉज हिंदी कंपलसरी थी, ठीक है हो जाएगा, तो ये नहीं करना चाहिए. तो दिस इज़ वन प्रॉब्लम. आई हैव पास्ड GS 2 times बिफोर इन प्रीलिम्स बट फेल्ड CSAT. उसकी वजह से मैं पेपर नहीं लिख पाई.
तो दैट वाज माय रोड ब्लॉक। एंड देन जब आप प्रीलिम्स नहीं कर पाते हो, एक अलग टाइप की डिससैटिस्फैक्शन क्रीप्स इनटू यू, बिकॉज यू स्टार्ट फीलिंग दैट यू नो आपको पूरे साल अपने आप को मोटिवेटेड रखना है, कंसिस्टेंट रहना है, वो मुश्किल हो जाता है। जो बच्चे एटलीस्ट मेंस तक पहुंच रहे हैं, वो उनका थोड़ा टाइम निकल जाता है बहुत एक्सटेंसिव ट्रेनिंग के साथ। तो मुझे लगता है दैट इज़ वन इशू। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जब मैं स्टेट सर्विस में ऑलरेडी आ गई थी, आई वाज ऑलरेडी वर्किंग इन एडमिनिस्ट्रेशन, तो मेरा एक वो जो चार्म था ऑफ गेटिंग इनटू इट वाज लाइक थोड़ा सा एक जब आप अंदर आ जाते हो तो थोड़ा सा आपको वो होता है ना, एक बाहर से हमें लगता है कि विल बी वेरी ब्यूटीफुल, पता नहीं क्या हो जाएगा, बट देन फिर आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो आप पहले ही ऐसे हो जाते हो कि ठीक है यार, अब तो काम भी करना है, इतनी बड़ी पोजीशन है, देन यू हैव टू वर्क फॉर दैट ऑल्सो। तो इसलिए आई एम फीलिंग हैप्पी दैट आई केम आउट ऑफ द साइकिल of UPSC and on my own terms and conditions, and relieved that I don't have to do it again, go through that drudgery, but otherwise तो सही है। हेलो मैम, मेरा नाम राहुल है। मैं दिल्ली से हूँ। मेरा सवाल प्रख्या मैम से है। जैसे कि मैं अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा हूँ और ये मेरा पहला साल है, तो मैंने टॉपर्स की स्ट्रेटेजी भी देखी है एंड जो सिलेबस है वो भी रीड आउट करा है पूरा। तो अब इसके बाद हमारे पास अभी इतने ऑप्शंस हैं कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। तो आप हमें थोड़ा गाइड कर दीजिए इस बारे में। आपने अभी तक अलग अलग टॉपर्स की जो स्ट्रेटेजी हैं वो देखी होंगी, उनमें उन्होंने आपको अलग अलग बुक लिस्ट भी बताए होंगे। तो जो मैंने भी किया था खुद के लिए वो था कि मैंने उसमें से एक बुक लिस्ट प्रिपेयर कर लिया था, और वो बुक लिस्ट पे आपको लास्ट तक स्टिक करना है कि उस पर ट्रस्ट करो अपने सोर्स पे कि ठीक है, हर बार मुझे इसी में से करना है, बार बार अलग अलग सोर्सेज के पीछे नहीं भागना है। तो एक स्टैंडर्ड सोर्सेज को फॉलो करो, जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम है, ऐसे ही ज्योग्राफी के लिए 11th-12th का NCERT आप कर सकते हो, एंशियंट मेडिवल कल्चर के लिए अगेन NCERT फॉलो कर सकते हो। तो ये कुछ बेसिक सोर्सेज हैं जो आप कर सकते हो। इसके अलावा जब इसमें वैल्यू एडिशन करना है तो वो फ्रीली आप नेट पे बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तो वो आप इवन अभी तो अगर आप देखोगे तो वीडियोस भी आपको पूरे सिलेबस के वीडियोस आपको फ्रीली मिल जाएंगे। तो वो आप एक बार आपको उसको देख सकते हो आप 2x पे, ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए पूरे सिलेबस का कि इस सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या है। तो ऐसे करके आप उस पर अपना 1 पेजर नोट्स करके बना सकते हो आगे। हेलो मैम, मेरा नाम मेधा है और मैं दिल्ली से ही हूँ। मेरा ये इस बारी मैं 3rd अटेम्प्ट दूंगी और पिछले 2 अटेम्प्ट्स में मेरा प्रीलिम्स भी नहीं निकला है। तो मैं जब मॉक टेस्ट देती हूँ तो उसमें नंबर तो अच्छे आते हैं, पर जब मैं प्रीलिम्स देने जाती हूँ सेंटर पे ना जाने क्या हो जाता है और रिज़ल्ट ख़राब ही आता है। तो मुझे क्या चेंज करना चाहिए अपनी स्ट्रैटेजी में जिससे मैं कर पाऊँ, एक्सेल कर पाऊँ, प्रीलिम्स निकाल पाऊँ? मेरा खासतौर पे ये सवाल अपराजिता मैम से है। First of all, I would just try and I'll just put a caveat to what I say. Don't take it as a gospel truth, because every person comes with their own strategy, and because we are also different people, our education has been different, our socio-economic backgrounds have been different, gender is different, culture is different. हम सब एक जैसे नहीं हैं, तो what works for me might not work for you. But having said so, there are certain things that you have to tick box in order to crack this exam. तो मैं सिर्फ वही बताऊंगी जो गड़बड़ हो सकता है। First of all, I always tell this to everyone who's preparing, कि please do enough papers. Paper practicing is very important, because what we are reading in the books, the standard books that she also mentioned, अभी पेपर ऐसा आ रहा है, it's more of like you need to analyze things, ठीक है ना, and you need to use your own mind। उस समय आपको जैसे पेपर में 2 टाइप की स्ट्रैटेजी होती है, एक जो हम घर से सोच के जाते हैं प्रीलिम्स के टाइम पे कि हम ऐसे करेंगे, और यूजुअली ऐसा होता है कि पेपर में पेपर इतना अनएक्सपेक्टेड होता है, हमें ब्लॉक लग जाता है माइंड को, कि जो बच्चे वही सोच के जाते हैं कि मैं ऐसे करूँगी, और वो फेल कर देते हैं पेपर। जैसे मैं अपनी एग्जांपल बताती हूँ, मुझे लगता था मेरे को तो बहुत सही मैथ्स आता है, तो भाई अब तो मैथ्स से ही CSAT निकलेगा। पेपर में CSAT में मैथ्स आ गया बहुत डिफ़िकल्ट, मैं वही मैथ्स कर रही हूँ, क्वेश्चन ही नहीं निकल रहे। तो ये कभी भी एक प्रीसेट माइंडसेट से जाना ही नहीं चाहिए कि दिस इज़ आई एम गोइंग टू डू। 2 स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। एक ठीक है, यू प्रिपेयर फॉर इट, आपने टाइम लगाया है 2 महीने 4 महीने कि मैं पेपर ऐसे निकालूंगी,
बट उधर जाके भी एक स्ट्रैटेजी बनती है। मान लो मैथ्स नहीं हो रहा, शिफ्ट। जीएस में पॉलिटी बहुत मुश्किल लग रही है, शिफ्ट। मतलब द पॉइंट इज कि आपको उधर अपना माइंड ओपन करना है, ये प्रॉब्लम हो जाती है। हम स्ट्रेस में चले जाते हैं, हमें लगता है पेपर बहुत डिफिकल्ट है, नहीं हो पा रहा है, तो देन एक विशियस साइकिल सा स्टार्ट हो जाता है। ऑल यू नीड टू डू इज एट दैट मोमेंट इन टाइम, बिकॉज एवरीवन इज प्रिपेयरिंग द सेम वे। आपको नहीं आ रहा है तो अगले को भी नहीं आएगा, सेम सोर्सेज हैं, देयर इज सो मच ऑफ लाइक फ्लक्स ऑफ इंफॉर्मेशन दैट्स देयर। तो अगर आप वैसे करोगे तो मेरे को लगता है बेटर है कि आप एक स्ट्रैटेजी बनाओ, बट ऐसा नहीं है कि उस पर स्टिक करना है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज़ पेपर प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। हम बुक में एक चीज़ पढ़ते हैं, बट जब पेपर में उसको एज अ क्वेश्चन फॉर्मेट में देखते हैं ना, क्योंकि हम बुक पढ़ रहे हैं, हम खुद पढ़ रहे हैं, जो अंडरस्टैंडिंग बना रहे हैं उस चीज़ की, वो हम खुद के माइंड से बना रहे हैं। कभी कभी गलत हो जाती है, जैसे हम किसी चीज़ को एक सर्टन वे से समझते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि वो वैसे ही हो। तो उसके लिए पेपर प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। इसमें एक कैविएट ये है कि किसी एक कोचिंग का पेपर मत करो, बिकॉज उनका पैटर्न पकड़ना इजी हो जाता है। यू जस्ट अंडरस्टैंड कि अच्छा ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इनके आंसर फॉर्मेट्स ऐसे होते हैं, समझ आ जाता है। इसलिए सारे कोचिंग के पेपर ट्राई कर लो, कम से कम प्रीलिम से पहले 50 मॉक्स करके जाओ। This holds true for mains as well, but since your question was for prelims, at least 50 mock papers करके जाओ। mock paper करने का एक और मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सॉल्व करना है, उसकी आंसर कॉपीज़ अच्छे से पढ़नी है। उसमें सोल्यूशन में क्योंकि उन्होंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी होती है, बिकॉज स्टैंडर्ड बुक्स मेरे ओपिनियन में आज के टाइम पे सफिशेंट नहीं है। उसमें इंफॉर्मेशन काफ़ी ऐड ऑन होती है, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और एनहांस हो जाती है, मेंस में भी हेल्प होता है। बिकॉज प्रीलिम्स के बाद जीएस पढ़ने का आपको शायद इतना टाइम नहीं मिलेगा, ये मुझे लगता है। तो प्रीलिम्स तक जीएस तैयार हो जाना चाहिए, उसमें वो हेल्प करता है। तो एक ये कर लेना कि मतलब मॉक्स अच्छे से कर लेना। दूसरा, एक दो स्ट्रैटेजी हमेशा सोच के जाना, पेपर में कुछ भी हो सकता है, एंड आई हैव टू लाइक यू नो बी रियली फास्ट एंड ब्रेनस्टॉर्म कि मैं इसको कैसे करने वाली हूँ। एंड नेवर गो फॉर व्हाट पीपल आर डूइंग। फॉर एग्जाम्पल, लोग कहते हैं कि 90 क्वेश्चंस करके आओ, 99 क्वेश्चंस करके आओ इन जीएस। आई डिड 53 क्वेश्चंस दिस टाइम and I got like 80 marks. Last year I did 57 questions, I got 102 in GS1. तो ऐसा भी नहीं है कि जो बच्चे कम क्वेश्चंस करें, बट अगेन उसके लिए बहुत एक्यूरेसी की ज़रूरत है। वो कई बच्चों की होती है, कईयों की नहीं होती है। जिनको लगता है हमें ज़्यादा क्वेश्चन करने से फ़ायदा होता है, वो वैसे करो। जिनको बट यू नो यू हैव टू फाइंड योर ओन स्ट्रैटेजी। दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि अपना वो एक अपना पाथ खुद निकालना पड़ेगा आपको, एंड फॉर दैट यू नीड टू मेक योर ओन मिस्टेक्स। दैट विल कम विद प्रैक्टिस एंड बी कॉन्फिडेंट दैट यू विल डू इट। हेलो मैम, मेरा नाम श्रेष्ठा है और मेरा सवाल ओइशी मैम से है। मैं ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से हूँ और मेरा पहला साल है प्रिपरेशन का, और हम कुछ टाइम से देख रहे हैं 3-4 सालों से कि सीसैट का पेपर बहुत मुश्किल आ रहा है। तो मुझे वही जानना था आपसे कि मैं उसकी प्रिपरेशन कब से और कैसे चालू करूँ? मेरा ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड नहीं था, मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था। बट मेरे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानती हूँ जिनका ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड रहा है और दे हैव स्ट्रगल्ड विद सीसैट। सो सीसैट का पेपर एज अ होल हम ना इफ़ वी डिवाइड इट इन डिफरेंट पार्ट्स, तो आई थिंक वो सॉल्व करना ज़्यादा ईजी होता है। लाइक सीसैट के पेपर में वी हैव वन पार्ट कॉम्प्रिहेंशन, वी हैव वन पार्ट न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड वी हैव वन पार्ट ऑफ रीजनिंग। और अगर हम इनके क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो लास्ट टाइम जब हमने दिया था 23 में 27 कॉम्प्रिहेंशंस आए थे, 12 to 15 रीजनिंग आए थे, एंड द न्यूमेरिकल पार्ट, रेस्ट वाज न्यूमेरिकल पार्ट। अब इसमें लोगों को डिफ़िकल्टी मेनली आती है न्यूमेरिकल पार्ट में, बट यू नो मतलब वी कैन, जिनका ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड है, दे आर कंफर्टेबल विद कॉम्प्रिहेंशन, समवट कंफर्टेबल विद रीजनिंग, बट न्यूमेरिकल्स में दे काइंड ऑफ गेट स्टक अप। सो आई थिंक कि फर्स्ट हमारा स्ट्रैटेजी इसमें ये होना चाहिए कि वी नीड टू फाइंड आवर स्ट्रेंथ, कि उन 3 पार्ट में हम किस में ज़्यादा कंफर्टेबल है, एंड अगर हम किसी चीज़ में कंफर्टेबल है वी नीड टू मेक दैट स्ट्रॉन्गर। सो एटलीस्ट कि अगर उसमें से कुछ आए, सो आई डोंट मिस ऑन दैट थिंग। इवन इफ आई एम डूइंग न्यूमेरिक मतलब रीजनिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन, एंड उसके लगभग 40-42 क्वेश्चंस आते हैं, अगर हम 32 भी हमने सही किया है और 10 गलत किया है, तो इट कम्स अबाउट 72 मार्क्स।
एंड 72 मार्क्स आई एम श्योर कि लाइक 66.67 हमें चाहिए, तो वी आर इन अ कंफर्टेबल प्लेस. समटाइम्स ये होता है कि कॉम्प्रिहेंशन डिफ़िकल्ट आ जाता है एंड देन वी फील लाइक कि ओके हो सकता है कॉम्प्रिहेंशन में इतनी हमारी एक्यूरेसी नहीं होगी. फॉर दैट पार्ट आई वुड बी सेइंग कि एक बैलेंस्ड अप्रोच रखना चाहिए. लोग क्या करते हैं, बस एक ही चीज़ पे फोकस करते हैं एंड उसी को प्रैक्टिस करते रहते हैं. बिकॉज आई हैव सीन माई फ्रेंड्स प्रैक्टिसिंग न्यूमेरिकल्स डे एंड नाइट. ठीक है, डोंट डू दैट. तीनों में बराबर आप ध्यान दो. ठीक है, सो दैट एटलीस्ट अगर 30 क्वेश्चंस आए हैं न्यूमेरिकल से तो मैं कम से कम 8-9 उसमें से कर लूँ. एंड येस, व्हाट अपराजिता सेड, आई एम लाइक आई ट्रूली अग्री विद इट. समटाइम्स हमको उतना रिस्क नहीं लेना होता है. इफ़ वी नो समथिंग देन वी शुड टिक इट. स्पेशली CSAT के पेपर में वी शुड नॉट लाइक कि ओके इसके अराउंड आ रहा है आंसर तो टिक कर देते हैं, क्योंकि अगर उसमें +2.5 मिल रहा है तो उसमें माइनस भी ज़्यादा हो रहा है. सो आई थिंक ये स्ट्रैटेजी CSAT के लिए वुड बी गुड टू एटलीस्ट सेल थ्रू दैट पोर्शन. हेलो मैम, मेरा नाम अशरफ है, मैं दिल्ली से हूँ. मेरा क्वेश्चन अपराजिता मैम से है. मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने जितनी भी अटेम्प्ट दिए हैं फर्स्ट से लेकर लास्ट तक जिसमें आपका सिलेक्शन हुआ है, तो आपने टेस्ट सीरीज का अप्रोच कैसे बदला? मतलब हमें कैसे टेस्ट सीरीज देनी चाहिए, कब देनी चाहिए? यार मुझे मौका ही नहीं मिला टेस्ट सीरीज लिखने का मेंस के लिए. पहला मेंस था मेरा. बट आई विल जस्ट टेल यू, देखो टेस्ट सीरीज से ना ज़्यादा फर्क पड़ता है नहीं है. बिकॉज ऑल what is important is your own evaluation of your own test. So that is important. जैसे मैं बोल रही हूँ, मैं ना डिस्क्रिमिनेट नहीं करती कि इसकी कोचिंग का अच्छा है या इसकी, सब लिख लो. इतना दिमाग ही मत यूज़ करो कि किसका अच्छा है किसका उनकी इवैल्यूएशन छोड़ो, अपनी करो. तो दैट्स माय फंडा. मैं पेपर बहुत लिखती थी, तो इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे एक मतलब स्टेट सर्विस का एक मेंस और UPSC का एक मेंस में सक्सेस मिल गया. इज़ बिकॉज मैंने ना बहुत लिखा है. मतलब लाइक दोनों इस मेन से पहले मैंने कोई 30 मेंस के फुल लेंथ पेपर लिखे हैं, और इतने ही मैंने अपने स्टेट के पहले भी लिखे थे. उसमें तो शायद 40 लिखे होंगे. तो मेरे को लगता है, तभी मैं इस पे एम्फसाइज कर रही हूँ बार बार कि पेपर लिखना बहुत ज़रूरी है. आपको आता है, इट डजेंट मैटर, यू हैव टू रिप्रोड्यूस. एग्जामिनर विल ओनली नो यू फ्रॉम योर टेस्ट पेपर. ठीक है, एंड दैट शुड स्पीक फॉर यू. एंड टू बी, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई टॉक अबाउट एनी थिंग, ड्राइविंग फॉर एग्जाम्पल, ओनली इफ़ यू प्रैक्टिस यूर कंफर्टेबल, है ना. मतलब जो लोग नए होते हैं शायद वो ऐसे गेयर भी ऐसे देख के लगाएंगे, है ना, ऐसे पूरा देखेंगे, ऐसे भी नहीं करेंगे. बट व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग कंफर्टेबल, आप म्यूजिक चेंज कर रहे हो, यू टॉकिंग टू समबडी, यू लाइक डूइंग मल्टीपल थिंग्स, that is comfort, है ना, and that will only come when you practice. So it doesn't matter what you know, what matters is what you're writing on the paper, है ना. That is important, and for that you need practice. और वो कैसे होगा? देखो, जो इवैल्यूएशन होती है इन कोचिंग्स की, वो ना बहुत सेट होती है कि इसके मार्क्स 2 दे देना, इसका 1 दे देना, इसका ओवरऑल आंसर का ऐसा. बट एक्चुअली में नोबडी नोज कि UPSC कैसे चेक करता है पेपर. ठीक है ना. सो दैट इज़ वाई थिंग्स बिकम वेरी, मतलब ग्रॉसली हमारे एनालिसिस रॉन्ग हो जाते हैं, बिकॉज वी आर यूज टू थिंकिंग कि कोचिंग वालों ने ये बताया, एंड UPSC में कुछ और ही होता है. जैसे मैं अपनी एग्जांपल देती हूँ, मेरे को लगा GS के पेपर, भाई मैंने तो अब तो A क्लास हो गया है और ऑप्शनल से डूब जाएगा, अब तो सारा खराब हो जाएगा. बट आई स्कोर्ड वेरी वेरी गुड इन माई ऑप्शनल एंड वेरी बैड इन माई GS. ओके, सो जहाँ पे आपको लग रहा है कि you'll score, because actually we don't know what works, okay, but one thing definitely works, that is your presence of mind in the exam. That is what you have to practice when you're writing. When you're nascent stages, you're writing, you'll write a very childlike answer, because उस 7 मिनट में भी childlike answer लिखना भी मुश्किल है. trust me. आपने एक आंसर लिखा, you know 100%, you will reproduce only 10%. You'll start writing, you'll get the knack of it, and in some time you'll start to write around 70% of what you have read. Okay, then you start to experiment कि okay fine यार, इसमें मैंने एक थोड़ी ज़्यादा फ्लारी इंट्रोडक्शन भी डाल देता हूँ अपने आंसर एज देने के लिए. ठीक है, then you will be more comfortable, you will think यार छोटी सी डायग्राम ही बन जाएगी यहाँ पे साइड पे, प्रेजेंटेशन भी बढ़िया लग रही है. ठीक है, that will only come with when you're practicing. ठीक है, तो कोचिंग के इवैल्यूएशन पे मुझे लगता है इतना मत बिलीव करो
कि वो आपको क्या मार्क्स दे रहे हैं, ठीक है, मतलब ओके है, गुड है, अपनी फीलिंग ले यार आज तो 100 नंबर आए हैं मेरे पेपर वाले, बढ़िया जा रहा है, बट डोंट टेक इट एज द मतलब पैरामीटर ऑफ सक्सेस कि अगर ये अच्छा जा रहा है तो ही अच्छा होगा। अगर ऐसा होता तो जीएस के पेपर, प्रीलिम्स के पेपर से पहले मैं मेरे 50 नंबर आते हैं, मैं फेल हो जाती। मॉक में तो मैं भाई कभी मतलब ऐसे ऐसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, गई हूँ तो 100 से ऊपर गई हूँ, बट डोंट टेक इट एज द ट्रूथ। नहीं आए ना असली में जीएस में इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए तो इट डजेंट मैटर, वहाँ पे मेरे कोचिंग में से टॉपर वाइब्स आ रही हैं बट असली में ऐसा नहीं होता। तो इसलिए उनको मत देखो, खुद को देखो, प्रैक्टिस करो। जैसे पेपर आ रहे हैं, जैसे मेरा मेंस में ऑप्शनल में लास्ट के 15 मिनट्स में मेरे को 90 मार्क्स का पेपर करना था। अब अगर मैंने इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की होती लिखने की तो मैं नहीं कर पाती। अब आप बोलो अगर आपने इतनी प्रैक्टिस की तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए था इन द फर्स्ट प्लेस, तो वो हो जाता है क्योंकि पेपर अनएक्सपेक्टेड होता है। आप पढ़ के जा रहे हो इस लेवल पे, पेपर वो इस लेवल पे ही आएगा हमेशा, ठीक है। अब पेपर इस लेवल पे आ रहा है एंड वहाँ पे मेरे को 15 मिनट लग गए चूज करने में कि कौन से सेट करूँ भाई, तो लिखने को तो टाइम मिला ही नहीं ना। तो वो टाइम मैं सिर्फ इसलिए आई कुड मैनेज इट बिकॉज मैंने इतनी प्रैक्टिस की है कि मैं 15 मिनट में 100 नंबर का पेपर लिख सकती हूँ और फिर भी अच्छे मार्क्स ले सकती हूँ। उसमें से ही स्कोर किया है मैंने। 100 नंबर का पेपर लास्ट के 15 मिनट में किया तो 50 नंबर तो मिले होंगे उसमें। तो इतना प्रैक्टिस करके जाना। तो इसलिए कोचिंग के मैं रिकमेंडेशन नहीं दूंगी, सब कर लो, मैं डिस्क्रिमिनेट नहीं करती। बाकी जो मेन स्ट्रीम होते हैं वो तो ठीक ही होते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम सुहेल है और मेरा सवाल जो है प्रख्या मैम से है। तो प्रख्या मैम, ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है और जैसे कि लास्ट अटेम्प्ट है तो प्रेशर घर वालों का, रिलेटिव्स का, मोहल्ला पड़ोस का एक वो हो जाता है बहुत ज़्यादा। क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने बैठता हूँ तो वो सारी चीज़ें जहन के अंदर आ जाती हैं कि भाई अभी नहीं हुआ तो फिर फ्यूचर में करना क्या है। तो वो लगातार प्रेशर जो है जनरेट हो रहा है, तो उसको स्ट्रेस को किस तरह से दूर किया जा सकता है, मतलब किसी के लिए भी, तो वो स्ट्रेस बेसिकली मैनेज कैसे किया जा सकता है? थैंक यू। See, this is something that I have also faced during preparation, क्योंकि मेरा भी ये 5th अटेम्प्ट था। तो अभी तक मुझे भी जब भी पढ़ती थी तो वो हर बार उस सेम बुक्स को देख क्या लगता है यार पिछले साल भी पढ़ा था पर क्या ही रिजल्ट मिला। तो वो एक टाइम के बाद थोड़ा मतलब उसमें स्टडीज़ पे भी उसका इफेक्ट पड़ता है डेफिनेटली। पर देखो फिर मैंने भी मतलब ये चीज़ मैंने पिछले इंटरव्यू के बाद समझी, क्योंकि मैं इंटरव्यू से पहले बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। उसके बाद जाके अंदर तो मैं मतलब वो पसीने छूट रहे थे मेरे लिटरली। तो फिर मुझे समझ आ गया, बाहर आके मुझे पता था यार क्या नंबर आना है, मतलब इतना ख़राब होने के बाद तो फिर मुझे हो गया था कि यार जो मैं डर रही हूँ तो फिर वो चीज़ें गलत हो ही रही हैं। तो अगर आप भी स्ट्रेस ले रहे हो या गलत चीज़ के बारे में सोच रहे हो तो वो तो हो ही जाएगा, मतलब गलत के बारे में क्यों ही सोच रहे हो। और अगर उसको सोचते रहोगे तो वो नेगेटिव चीज़ें वो उसी तरह से इम्पैक्ट करेंगी, है ना। तो फिर उसको थोड़ा सा सोचो कि ठीक है जब होगा तो उसके बारे में देखेंगे, अभी मेरे हाथ में क्या है कि मैं सिर्फ मेहनत कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो आप अपने उस पे काम पे फोकस करो, उसको बहुत रिजल्ट के बारे में बेसिकली मत सोचो, क्योंकि वही है जहाँ से वो सारा स्ट्रेस ट्रिगर हो रहा है। तो रिजल्ट के बारे में मत सोचो, अभी आप बस ये सोचो कि आज के दिन में मैं कितना काम कर लूँगा, कितना पढ़ लूँगा, या फिर एक हफ्ते में मुझे कितना कंप्लीट करना है, तो उस पर ज़्यादा फोकस करो। तो ऐसे धीरे धीरे स्ट्रेस एकदम ख़त्म तो नहीं होगा पर उसको मैनेज कर लोगे। यार ये तो सबकी दुखती रग है, हमसे भी पूछ लो यार। नहीं, एक काम आप और कर सकते हो जो कि मैंने किया था। मुझे नहीं पता बाकी लोग करेंगे कि नहीं, मैंने तो सारे रिलेटिव्स को ही ब्लॉक कर दिया था। मैं बात ही नहीं करती थी तो मुझे वहाँ तक आती नहीं थी। मेरे फ़ोन बुक में बस 3 लोगों का नंबर था, मम्मी पापा भाई। ये कभी उतना प्रेशर देते नहीं थे, रिलेटिव्स के पास मेरा नंबर था नहीं और सोशल मीडिया में भी नहीं थी। सो इट्स बेटर कि आप जितने कम लोगों को देखो, जितने कम लोगों से बात करो, क्योंकि ये एक प्रिपरेशन ऐसा है ना कि आप लोगों को नहीं एक्सप्लेन कर सकते, बस रिजल्ट एक्सप्लेन करेगा, है ना। अनटिल एंड अनलेस आप रिजल्ट लेके आओ, उससे पहले तक सब आपको यही बोलेंगे कि यार इतने दिन से क्या कर रहा है बैठ के, है ना। तो वो एक्सप्लेन करना ही नहीं है। जब आपको पता है एनी विच वे वो आपका समझेंगे ही नहीं आपकी मेहनत या आपके स्ट्रगल को, तो फिर क्यों किसी को एक्सप्लेन करना। एकदम फोन साइलेंट में साइड कर दो। देयर इज अ हैक, यू हैव टू बी अ लिटिल सैडिस्ट कि यार सबकी ये हालत है, you know? जब खुद को अच्छा ना फील करवा पाओ तो बोलो यार ये भी तो दुखी है। शक्ल देखो मुरझा सी गई है इसकी। बात तो सही है। सो यू नो यू जस्ट हैव टू सी। देखो
It's nothing. देखो, this parameter of success is only when you cross that, है ना? उससे पहले सबने डार्कनेस ही देखी है, हमने भी डार्कनेस देखी है, आप अभी देख रहे हो, कल आप बन जाओगे, फिर आपको लगेगा यार दिस वाज टोटली वर्थ इट। लाइफ में एक चीज़ हमेशा इट्स वर्थ मेंशनिंग एंड वर्थ नोटिंग हियर इज वी फील स्ट्रेस्ड, बट दैट इज़ व्हेन वी आर गोइंग टू गेट आवर मैक्सिमम पोटेंशियल। हम अपना सबसे ज़्यादा पोटेंशियल हार्नेस ही तब करते हैं जब हमें लगता है कि यार हमसे नहीं हो पाएगा। सो इट इज़ अ गुड थिंग, but it is up to your mindset that you make it a good thing or a bad thing. I used to, मेरा सिंपल फंडा था भाई लाइफ का, मैं बताती हूँ, ये भी अच्छा नहीं है वैसे, डोंट मेक दिस कि ये करना है। पूरा दिन पढ़ो, इनके बारे में सोचो मत, रात को 2 घंटा रो लो और फिर सो जाओ, ठीक है? फिर नेक्स्ट डे बैक टू वर्क, सुबह से लेके शाम तक पढ़ाई करनी है, शाम को रोना है, फिर सो जाना है, ठीक है? ये बेस्ट है। इसमें ना कि आप टाइम रख लो ना कि इस टाइम पे मैं रैंट करूँगी या करूँगा, तो फिर ये पढ़ाई के बीच में नहीं आएगा। देन यू विल नॉट फील लाइक यार अभी तो यार रैंट का टाइम है, यू हैव टाइम फॉर डूइंग दैट। मेक योर फ्रेंड्स, मेक गुड फ्रेंड्स, कोहार्ट ऑफ पीपल हु कैन यू कैन शेयर योर फीलिंग्स विद। ये एग्ज़ाम गलत बोलते हैं वो लोग जो ये बोलते हैं ये एग्जाम अकेले निकलेगा, वैसे नहीं, अब इसको भी मत ले आइसोलेशन लेना। में नहीं हो सकता। वैसे यार like, ऐसे मत बोल, कईयों नहीं, का होता होगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि आइसोलेशन में यू गेट फटीग्ड अ लॉट, यू नीड टू सराउंड, 1-2 लोग तो होंगे अच्छे What जो if आपके कोई बोल रहा है कि मेरे को फटीग होना है तो अलग बात है बट मैं बोल रही हूँ एटलीस्ट सराउंड योरसेल्फ विद गुड पीपल मतलब जो it doesn't mean that you have to be with a certain kind of person, but एनीबडी जो आपका अच्छा parents होते चाहे, हैं। जो समझ सकते हैं आपको एंड जिसके साथ आप शेयर कर सकते हो। कभी बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम अपना फीलिंग भी शेयर कर देते हैं ना किसी से, तो हमको अच्छा हल्का फील होता है, मतलब रोने का ऑल्टरनेटिव है ये रोते तब है जब आप अकेले कर रहे होते हो। हाँ। जब से मैंने यार, तो मैंने अपनी जो सही प्रिपरेशन, सॉरी मैंने आपका क्वेश्चन में भी जवाब दे दिया, बट ये इम्पोर्टेंट है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आपको 1000 लोग बता देंगे, वो भी बता देंगे सही से जो शायद एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाए, बट जो आपको नहीं कोई बताएगा इज कि इसको शांत कैसे रखना है या इसको ठीक कैसे रखना है। इसलिए मुझे लगा कि ये इससे भी पूछ लो, ये मुझसे भी पूछ क्योंकि लो। सब वही फेस करते हैं एक्चुअली। हम अभी कैसे भी लगे, आई एम श्योर सब में ऐसे फेजेस बहुत आए, सेल्फ डाउट के फेजेस बहुत आए हैं। सुबह हम पम्प्ड अप जाते थे कि कार्पेट टाइम सीज द डे, और शाम तक आते आते वे लाइक भाई, ये क्या हो गया, चाय कुछ नहीं पिला याद दो। द पॉइंट इज कि शायद लोगों ने हमसे ज्यादा मेहनत करी होगी, बट वही है कि हमने शायद अपने दिमाग को थोड़ा उसको ठीक रखने में शायद थोड़ी ज्यादा मेहनत करी होगी। दैट इज द प्रॉब्लम। पता है, लोग बहुत मेहनत करते हैं। सॉरी आई एम इंटरप्टिंग, ये जो माइंड स्टेबल रखने का एक क्वालिटी है ना, ये आपको तब काम आएगा जब प्रीलिम्स और मेंस के बीच में वो 3 मंथ्स है ना, बिकॉज उस टाइम में आपके पास टाइम नहीं होता सोचने का। उस टाइम पे होता है कि यू हैव दैट 3 मंथ्स, उसमें आपको अपना बेस्ट निकालना होता मैं है। तो बढ़िया 2 घंटे रो रही थी। मेरे पास उतना टाइम सच में नहीं था, मुझे ऐसे करना था, एथिक्स करना था, ठीक है, आंसर राइटिंग भी करनी थी। उस बीच में मेरा 4th अटेम्प्ट में हुआ है और 3 बार मेरे प्रीलिम्स भी नहीं निकले। तो जब तक नहीं निकला था ना, मेरे दिमाग में था कि पहले प्रीलिम्स तो निकल जाए, मेंस बाद की देखेंगे हम। और जब मतलब प्रीलिम्स निकल गया तब रियलाइजेशन आया कि अब तो मेंस का कुछ करा ही नहीं, अब क्या करें। तो वो 3 महीने सच में आपको स्टेबल रखना होता है, क्योंकि आप आसपास आपने देखेंगे कि आपसे ज़्यादा प्रिपेयर्ड लोग भी होंगे जो मेंस दे रहे होंगे, बट कोई इशू नहीं है, आप अपना सीरियस दिमाग चला लो। हाँ, इसको 3 भी मंथ्स आपको कुछ तो नहीं 100% आता है। ट्रू, हाँ बिल्कुल। मतलब what, देखो, there's a fine line between being a fool and a wise person. You don't have to be in a fool's paradise to think कि यार मैं perfect हूँ, but you don't have to be so मतलब इतने oblivion में भी नहीं रहना है कि पता ही नहीं है कि मेरी potential क्या है। तो वो बैलेंस करना ज़रूरी है लाइफ में, इसलिए वर्क ऑन योर माइंडसेट, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और ये एक मैं मिथ लोगों का बर्स्ट करना चाहती हूँ अपनी तरफ से, बाकी पता नहीं यार, देखो K-V8 में लगा चुकी थी, उसको हर के साथ चला देना, ठीक है। जब हम लोग पढ़ाई करते हैं ना, बच्चे गड़बड़ ये भी कर देते हैं कि वो मेंस की तैयारी करते रहते हैं, प्रीलिम्स नहीं पढ़ते। भाई देयर इज अ रीज़न कि एग्ज़ाम प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू बनाया गया है, क्योंकि आप प्रीलिम्स का पढ़ोगे आपका GS वगैरह सेट हो जाएगा, फिर आप मतलब साइड बाय साइड यू रीड ऑप्शनल ऑल्सो, बट देन यू गो ऑन टू द, उसने भी जैसे बोला उसने प्रीलिम्स ही पढ़ा, मैंने भी प्रीलिम्स ही पढ़ा, और एक बार में हमने मेंस निकाल लिया।
वो 2 महीने में मैनेज हो जाता है, ठीक है। पर जो बच्चे करते हैं ना कि मेंस का पढ़ते रहते हैं, प्रीलिम्स पढ़ते ही नहीं है, वो भी एक बहुत ख़राब चीज़ है। उससे भी दिमाग पे प्रेशर आता है फालतू का। तो पहले वही पढ़ो ना, फर्स्ट स्टेज फर्स्ट, सेकंड स्टेज देन एंड थर्ड स्टेज। और बाकी स्ट्रेस का तो भाई देखो, गप्पे वप्पे मारो दोस्तों से, ठीक है, चिल करो, चाय पीने जाओ। ये फैक्ट है, मैं कम करती थी ये सब चीज़ें, इसीलिए मुझे इतना टाइम लग गया। मतलब अब मैं ये नहीं बोल रही कि पूरा दिन ही बर्बाद कर दो, बट वही है कि यू हैव टू फाइंड दैट स्वीट स्पॉट कि यार अब मैंने 4 घंटे पढ़ लिया है, अब ये मेरा आधा घंटा है, आई विल इंजॉय दिस टाइम। और बड़ा अच्छा लगता है उस टाइम पे ना, आपको लगता है यार बस अब थोड़ा सा और पढ़ूंगी, फिर मैं बाहर जाऊंगी यार, मेरे को अच्छा लगेगा। सो डू दैट विल मेक यू हैप्पी। थोड़ा हर टाइम मेहनत करने के लिए आप खुश रहोगे, फिर आपको दुखी फील नहीं होगा कि यार जैसे मैं कि यार पूरा दिन पढ़ रहे, शाम को है टाइम, रैंट करूँगी, मैं रोऊंगी। तो यू नो दैट हेल्प्स। हेलो एस्पिरेंट्स, हम में से बहुतों का सपना है आईएएस ऑफिसर बनना, लेकिन ये जर्नी बहुत मुश्किल है और हो सकता है कि हमारे मन में ये 2 क्वेश्चंस हैं। तो पहला सवाल ये कि हम कोचिंग कहाँ से लें, और दूसरा सवाल ये कि अगर हम किसी कोचिंग में एडमिशन लें तो हमारी फीस पर हमारी कुछ बचत हो पाए। और इसलिए बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने जोश से रिक्वेस्ट किया कि क्या जोश टॉक्स एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं उनकी इस जर्नी में। तो 2 कोचिंग्स और मान रही हैं, KSG IAS और अनअकैडमी। अब हमें कांटेक्ट करेंगी और हमारे क्वेश्चंस को आंसर करने में हेल्प करेंगी। हम घर बैठे KSG IAS और अनअकैडमी से अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हैं, और हाँ, हम यहाँ एडमिशन भी ले सकते हैं। तो अगर आप UPSC के लिए कोचिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं तो नीचे एक फॉर्म दिया गया है जहां आप अपने नाम और नंबर शेयर कर सकते हैं। तो अब जोश के स्टूडेंट्स घर बैठे फोन पर गाइडेंस और इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और एडमिशन भी। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल एस्पिरेंट्स। जोश हमेशा हमारे साथ खड़ा है। जय हिंद।